365 दिन गुजर गए, यानी पूरा एक साल। पहलगाम के घाव अभी भरे नहीं हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का डर आज भी पाकिस्तान में खौफ बनकर बह रहा है। इस एक ऑपरेशन ने पाकिस्तान को एक साथ कई चोटें दी, जिसकी भरपाई वो एक साल बाद भी नहीं कर पाया। अज्ञात से तो वो भी हैरान परेशान है। न पानी है, न प्याज है, मतलब पानी मांग रहा है पाकिस्तान। तो इस कार्रवाई से इस पूरे एक साल में कहाँ कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ असर, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आज विस्तार से बताएंगे आपको। ईरान में आर्थिक तूफान गहराता जा रहा है। रियाल पाताल में है तो महंगाई आसमान में है और बेरोजगारी ने लोगों की कमर तोड़ दी है। अब हालात ऐसे हैं कि संकट सीधे आम लोगों की थाली तक पहुंच चुका है, दवाइयों तक पहुंच चुका है, नौकरी तक पहुंच चुका है। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, सड़कों पर जिंदगी भटक रही है। युद्ध में फंसे ईरान की अर्थव्यवस्था किस तरह से चरमराई हुई है, आज इस पर भी एक नजर डालेंगे। और बिहार में नए मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंप दी गई। जातीय संतुलन, प्रमुख चेहरों की एंट्री और सहयोगी दलों के बीच किस तरह से बंटवारा किया गया, सियासी समीकरण किस तरह से बैठाए गए, क्या ये सिर्फ एक कैबिनेट विस्तार था या फिर कोई बड़ा राजनीतिक संदेश, इस पूरे घटनाक्रम पर विस्तार से चर्चा करेंगे आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। कहते हैं जख्म अगर गहरा हो तो निशान जल्दी नहीं भरते, और यही हाल आज भी पाकिस्तान का है। जो चोट उसने पहलगाम में दी थी, उसकी कमर तोड़ने के लिए ऑपरेशन सिंदूर ही काफी था, जिसका असर आज भी पाकिस्तान की राजनीति पर, वहां की अर्थव्यवस्था पर और उनके आतंकी नेटवर्क पर साफ दिखाई दे रहा है। इस ऑपरेशन को लेकर भारत में तो जश्न का माहौल है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान अब भी उन झटकों से उबर नहीं पाया। ऑपरेशन सिंदूर को पूरे 365 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इसकी चोट पाकिस्तान में अब भी साफ महसूस की जा रही है। पहले से आर्थिक संकट झेल रहे पाकिस्तान के लिए हालात और भी ज्यादा मुश्किल हो चुके हैं। पानी का मुद्दा भी पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय है। अप्रैल 2026 में पाकिस्तान ने इस मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तक में गुहार लगा दी थी। पाकिस्तान का दावा है कि 1960 के बाद पहली बार सिंधु नदी के जल प्रवाह को लेकर इतनी बड़ी परेशानी खड़ी हुई। कई देशों से मदद की अपील के बावजूद उसे अभी तक इसमें राहत नहीं मिली है। रिपोर्ट्स की माने तो सिंधु नदी के जल प्रवाह में कमी का असर पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में साफ दिखने लगा है। पंजाब में करीबन 13% और सिंध में 17% पानी की कमी दर्ज की गई है। आने वाले महीनों में यह संकट और भी ज्यादा बढ़ सकता है। खेती के लिए, पीने के लिए और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इसका असर साफ साफ वहां दिखाई दे रहा है। वहीं एयर स्पेस बंद करने का फैसला भी पाकिस्तान पर भारी पड़ा। भारत के खिलाफ विरोध में उठाया गया हर कदम उसके लिए आर्थिक नुकसान बना। बताया तो ये जा रहा है कि पाकिस्तान को हर महीने सैकड़ों करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। यानी हालात ऐसे हो गए कि मुश्किलों पर मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आर्थिक दबाव कम करने के लिए पाकिस्तान अब दूसरे देशों से रक्षा सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सऊदी अरब को सैनिक और सैन्य संसाधन भेजे गए हैं, जिसके बदले पाकिस्तान को आर्थिक सहायता दी गई है। भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में सक्रिय बड़े आतंकी संगठनों पर भी लगातार दबाव बढ़ा है। जैश-ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर और लश्कर-ए-तैयबा का चीफ हाफिज सईद लंबे समय से सार्वजनिक तौर पर कहीं नजर नहीं आया, कहीं कोई उसका वीडियो नहीं आया। पिछले एक साल में कोई भी बड़ी गतिविधि उसकी सामने नहीं आई। जानकारी तो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने लश्कर, जैश और हिजबुल से जुड़े लगभग 10 बड़े ठिकानों को निशाना बनाया था। इन हमलों के बाद इन संगठनों का नेटवर्क पूरी तरह से कमजोर पड़ गया। पाकिस्तान ने इन ठिकानों को दोबारा खड़ा करने की कोशिश जरूर की, लेकिन अब तक सफल नहीं हो पाया। दूसरी तरफ कई बड़े आतंकी कमांडरों की रहस्यमय तरीके से हत्या हो गई। हाल ही में लश्कर से जुड़े हमजा के लाहौर में हत्या ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। आर्थिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान लगातार कमजोर होता जा रहा है। ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान सरकार को मसूद अजहर के परिवार के लिए राहत राशि घोषित करनी पड़ी थी, क्योंकि भारतीय कार्रवाई में उसके पूरे परिवार के कई लोगों की मौत हो गई थी। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं, भारत की एक सोची समझी रणनीति थी, जिसने पाकिस्तान की राजनीति, वहां की अर्थव्यवस्था और पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। आज भी भारत बड़ी ताकत के साथ अटल खड़ा हुआ है। हाँ, जो हमारे लोग उसमें बिछड़ गए थे, उनके लिए हमारी संवेदनाएं हमेशा रहेंगी।
और ईरान में आर्थिक संकट अब सिर्फ रिपोर्ट्स और आंकड़ों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर अब सीधे सीधे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर दिखाई देने लगा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों की थाली, दवा और नौकरी तीनों पर दबाव बढ़ा है। युद्ध का डर अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। रियाल लगातार कमजोर होता जा रहा है, महंगाई तेजी से बढ़ रही है और रोजगार के मौके खत्म से हो गए हैं। कहते हैं जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है, और फिलहाल ईरान की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में 23,000 से ज्यादा कंपनियां और फैक्ट्रियां लगभग बंद हो चुकी हैं, जबकि करीबन 10 लाख लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन करने वालों की संख्या तो तेजी से बढ़ी है, लेकिन न फैक्ट्री है न कोई नौकरी है, तो कहाँ वो अपने आवेदन देंगे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पिछले कुछ महीनों में ऐसे आवेदनों की संख्या 3 गुना से ज्यादा बढ़ गई है जो नौकरी मांग रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि नौकरी जाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और नई नौकरी मिलने के आसार बिल्कुल भी नहीं है। एक दफ्तर से करीब 20 कर्मचारियों की छटनी की खबर सामने आई, जबकि गिलान की राजधानी राष्ट्र में लगभग 2000 नौकरियां खत्म होने की बात आई। इंटरनेट बंद होने से डिजिटल कारोबार पूरी तरह से ठप पड़ गया। ऑनलाइन काम करने वाले लोग, छोटे छोटे बिजनेस, सर्विस सेक्टर के लोग लगातार नुकसान झेल रहे हैं। लंबे समय तक इंटरनेट बंद रहने से हर दिन करोड़ों डॉलर का नुकसान हो रहा है। महंगाई ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दवाओं की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। खाने पीने की चीज़ें महंगी भी हैं, लेकिन उपलब्ध भी नहीं है, कमी भी है उनकी। कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि पिछले 10 साल में फूड बास्केट की कीमत लगभग 30 गुना तक बढ़ चुकी है। गोश्त, चावल, रोजमर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गई हैं। एक रिपोर्ट में 2 सॉसेस खरीदने की कीमत 10 लाख रियाल बताई गई, जो लोगों की जेब से बाहर की बात है। ईरान की मुद्रा रियाल भी लगातार कमजोर हो रही है। खुले बाजार में डॉलर के मुकाबले रियाल रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच चुका है। अल जजीरा की रिपोर्ट्स बताती है कि $1 खरीदने के लिए लाखों रियाल खर्च करने पड़ते हैं। इससे आम लोगों की बचत और कमाई दोनों पर असर पड़ा है। बेरोजगारी का संकट गहरा गया है। 2024 में बेरोजगारी दर करीबन 9% बताई गई थी, जबकि युवाओं में 22% से ज्यादा पहुंच गई है। अब 2026 के लिए कुछ आर्थिक मॉडल ईरान की अर्थव्यवस्था में 6% तक गिरावट का अनुमान लगा रहे हैं। नौकरी देने वाले प्लेटफॉर्म पर आवेदन तेजी से बढ़े हैं, लेकिन मौके पूरी तरह से घटे हैं। एक ही दिन में 3 लाख से ज्यादा नौकरियों के आवेदन एक जगह आए, लेकिन रोजगार है ही नहीं। सच्चाई ये है कि आम लोगों के सामने रोटी, दवा और रोजगार का संकट लगातार गहराता जा रहा है। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो आने वाले समय में आर्थिक दबाव और सामाजिक असंतोष दोनों बढ़ सकते हैं, और इसका असर आम जिंदगी पर जरूर पड़ेगा। कहते हैं राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, और बिहार की ताजा तस्वीर यही बताती है। बिहार की सियासत में आज कई समीकरण बनते बिगड़ते दिखे। पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार के मंत्री बनने से लेकर जातीय संतुलन तक हर मोड़ पर बड़ा संदेश छिपा। बिहार में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 22 दिनों बाद राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। भव्य समारोह हुआ। पटना के गांधी मैदान में जमावड़ा लगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेता मौजूद रहे। इस विस्तार में कुल 32 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिन्हें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सबसे बड़ी चर्चा का विषय रहा जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का मंत्री बनना। निशांत ने करीबन 2 माह पहले ही जेडीयू की सदस्यता ली थी, और अब सीधे मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिल गई है। शपथ के बाद उन्होंने मंच पर अपने पिता नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। राजनीतिक हलकों में ये कदम और भी ज्यादा चर्चा का विषय बन गया। इस कैबिनेट विस्तार में जातीय संतुलन पर सबसे ज्यादा ध्यान रखा गया। आंकड़ों के मुताबिक मुख्यमंत्री समेत 8 मंत्री ओबीसी वर्ग से बनाए गए, जबकि 9 मंत्री अगड़ी जाति के थे। दलित, ईबीसी, राजपूत, भूमिहार और अन्य वर्गों को भी इसमें शामिल किया गया। अल्पसंख्यक समुदाय से जमा खान को मंत्री बनाया गया, जिससे सामाजिक संतुलन बना रहे और एक अच्छा संदेश भी जाए। बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, रामकृपाल यादव, संजय सिंह टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद, रमा निषाद, लखेंद्र रोशन, श्रेयसी सिंह और प्रमोद चंद्रवंशी जैसे नाम शामिल हैं। जेडीयू की तरफ से अगर बात करें तो निशांत कुमार, विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, मदन सहनी, सुनील कुमार, जमा खान को जगह मिली है। इसके अलावा लोजपा आर से संजय पासवान को और संजय सिंह को जगह मिली है।
हम जीतन राम मांझी की जो पार्टी है उसमें से संतोष सुमन को लिया गया है और आरएलएम से दीपक प्रकाश भी कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार मिथिला और राजपूत समुदाय को खासी तरजीह दी गई है, जबकि अलग अलग जिलों से अलग अलग इलाकों से प्रतिनिधित्व देकर क्षेत्रीय संतुलन बनाने की भी पूरी कोशिश की गई है। डिप्टी सीएम की भूमिका में विजय चौधरी, विजेंद्र यादव जैसे नेता शामिल हैं, जिनका जिम्मेदारी पहले ही सौंपी जा चुकी थी जब सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। सम्राट चौधरी कोयरी समुदाय से आते हैं, मुख्यमंत्री पद पर हैं। इस पूरे मंत्रिमंडल में हर जातीय वर्ग को साधा गया है और सबको संतुष्ट करने की कोशिश की गई है। सबसे अहम बात, ये कैबिनेट सिर्फ नामों की सूची नहीं बल्कि एक सियासी संदेश है। बीजेपी ने जहां अपनी पकड़ मजबूत दिखाई है, वहीं जेडीयू और सहयोगी दलों को भी पूरी हिस्सेदारी दी है, गठबंधन की एकजुटता का संकेत दिया है। यही वजह है कि बिहार की ये नई टीम अब आने वाले राजनीतिक समीकरण के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।